मीटिंग्स आ रहा होगा। हाँ, लॉन्च मीटिंग कर दीजिए सर। पर कह रहा है ओपन यूआरएल हेलो जी सर, सर प्लीज कहा। ओके तो मैं बात कर रहा था कि पारद के लिए, क्योंकि पारद रसशास्त्र का प्रधान द्रव्य है, हम सभी जानते हैं, और पारद को ही शक्ति संपन्न करने के लिए या उपयोगी बनाने के लिए, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से या चाहे ये धातुवाद की दृष्टि से, तो दोनों दृष्टि से जब भी हम कोई प्रक्रिया उसको करने की कोशिश करेंगे तो बिना गंधक के या बिना अभ्रक के हम उसे उपयोगी नहीं बना सकते। जैसे एक प्रश्न हम लोग पूछा करते थे कि पारद कब रसायन गुण देने वाला होता है, तो ग्रंथ कहता है, वो कहता है कि नहीं, जलद कल धो तो पाकहीन हो सती रसायन पानी। जब तक हम जलद शब्द किसके लिए आया है? अभ्रक के लिए आया है। कलधौत स्वर्ण के लिए आया है। जब तक हम अभ्रक का ग्रास नहीं देंगे, स्वर्ण का ग्रास नहीं देंगे पारद में, तब तक वह रसायन गुण करने वाला नहीं होगा। तो अभ्रक का महत्व वहां पर परिलक्षित होता है। इसी तरह से मैंने कहा कि अभ्रक और गंधक पारद के बाद ये दो ऐसे द्रव्य हैं, इन दोनों को हम मतलब किसी को कम करके नहीं कह सकते, इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि अगर औषधि उपयोग करना है पारद का, तो हम बिना मूर्छित किए पारद का औषधि उपयोग नहीं कर सकते। तो मूर्छित करने के लिए मूर्छना दो प्रकार की, सगंध और निर्गंध मूर्छना। सगंध मूर्छना इसमें कि कजली के बाद और सारी बात की कल्पनाएं हैं, परपति है, सिंदूर है, और पारद में शक्ति बढ़ाने के लिए गंधक का जारण, जिसको कि बलि जारण के नाम से हम सूचित करते हैं, तो गंधक की उपयोगिता पारद के साथ वहां पर ये देखने में आती है कि बिना गंधक के हम पारद की मूर्छना नहीं कर सकते, और पारद की मूर्छना नहीं होगी तब तक वो औषधि उपयोग के काबिल नहीं होगा। तो एक तो गंधक का यहाँ पर महत्व समझ में आया कि दूसरा सेकंड नंबर का ये, और अभ्रक के लिए जैसा मैंने बताया कि रसायन, और खास करके एक मैं ये भी कहता हूँ बराबर कि रसायन चिकित्सा का ही विकसित रूप रसशास्त्र है। रसायन चिकित्सा का विकसित रूप रसशास्त्र है। अब वो कैसे? तो वो इसलिए कि पारद से लेकर के जितने भी द्रव्य रसशास्त्र में गिनाए गए हैं, चाहे वो महारस हो, उपरस हो, साधारण रस हो, धातुएं हो, रत्न हो, ये सब जितने भी हैं, सब के सब अगर देखेंगे
तो शायद ही कुछ द्रव्य उसमें से ऐसे छांट सकें जिसमें रसायन प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी। तो एक रसायन द्रव्यों का एक समूह जैसा हमारे रस द्रव्य को हम लोग देखते हैं कि सब के सब रसायन गुण वाले हैं। और रसायन चिकित्सा संहिता काल से जो वनस्पतियों के द्वारा दी जाती थी वो सब प्रचलन में था ही, लेकिन उतने से हमें लगता है कि हर आदमी प्रतिदिन नई नई चीजों को ढूंढता है, खोजता है और अधिक से अधिक शक्ति संपन्न और पोटेंट जो द्रव्य की खोज थी, उस क्रम में इन खनिज द्रव्यों को लोगों ने ढूंढ निकाला और उसमें ऐसे द्रव्यों को जो रसायन चिकित्सा को ज्यादा बल दे सके, तो इस रूप में इसको लिया। तो उसमें रसायन अगर हम कह देते हैं तो दोनों बातें आ जाती हैं सामने, या जरा विध्वंसी, हाँ, और भेषजम, हाँ, यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम, तो वहाँ व्याधि और वृद्धावस्था दोनों से वो आता है। दूसरा, जैसे धातुओं के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं बराबर कि मृतानि लोहानि रसि भवन्ति निघ्नन्ति रोगान परिशीलितानि अभ्यास योगा दृढ़ देह सिद्धि। वहां भी हम देख रहे हैं कि दृढ़ देह की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ये सब जितने भी द्रव्य हैं, सब के सब मेरा कहना यह है कि रसायन गुण संपन्न है। तो इसलिए कि रसायन का जो लाभालाभ है वो अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकें, इसलिए रसशास्त्र का विकास हुआ। और दूसरा पक्ष इसका जो धातुवाद वाला पक्ष है, तो धातुवाद के पक्ष को भी अगर हम विचार करें तो वह भी मतलब अलग नहीं हो करके, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और शास्त्र भी कहता है कि आदो लोह परीक्षेत ततो देहे प्रयोजयत। आप सबने भी इसको पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले धातुओं पर परीक्षा करना, किसकी? पारद को जब हम शक्ति संपन्न करने की कोशिश करते हैं और शक्ति संपन्न वो अगर हो जाता है तो उसकी परीक्षा पहले हम करेंगे। और परीक्षा कहाँ करेंगे? तो परीक्षा हम धातुओं पर करेंगे। धातुओं को परिवर्तित करने में वो अगर सक्षम है तो निश्चित रूप से वह रुग्ण और वृद्धावस्थाग्रस्त शरीर को भी परिवर्तित करने में, और कैसा स्वस्थ और दृढ़ शरीर में परिवर्तित करने में सक्षम होगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा आदो लोह परीक्षेत ततो देहे प्रयोजयत। तो धातुवाद अलग विषय न हो करके देहवाद के ही रास्ते में उसके पहले की एक सीढ़ी है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि हम देहवाद तक जाना चाह रहे हैं, तो देहवाद लास्ट अगर सीढ़ी है तो उसके एक सीढ़ी नीचे धातुवाद की सफलता। तो धातुवाद में अगर वो सक्सेस हुआ पारद, तो ये मान लिया जाता है कि अगर धातु को परिवर्तित कर सकता है तो वो शरीर में भी परिवर्तन लाएगा। तो इस दृष्टि से अब इन सब स्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर हम देखें तो इन दोनों, मैं ये सब इस संदर्भ में कह रहा हूं कि सेकंड इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ रसशास्त्र नेक्स्ट टू पारद अगर हम कहने जाएंगे तो किन द्रव्यों को कहेंगे, तो उनमें इन्हीं दो द्रव्यों को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। उसमें पहला एक अभ्रक आएगा, दूसरा गंधक आएगा। और दोनों का जो मैथोलॉजिकल पौराणिक दृष्टि से जो संबंध बताया वो पार्वती से बताया ही, और रस शास्त्र का संबंध जितना शंकर, और शंकर फिर क्या कहते हैं पार्वती, तो नेक्स्ट टू शंकर पार्वती वहां पर महत्व की हैं। तो चाहे मैथोलॉजिकली इसको कहें या फिर वो व्यवहार की दृष्टि से इसको लें। हम पुनः अभ्रक पर लौटते हैं। तो अभ्रक की जो उत्पत्ति की बातें ये हो गई, और इसके बाद
हमें लगता है कि हर कोई जो रसशास्त्र पढ़ा रहा है वो ये सब जान रहा है, उसके भेद की जो बात रसशास्त्र में सर इसमें एक एक जो हमारी शंका है सर, कि हम हाँ। अभ्रक में केवल पढ़ते हैं, जैसे यूजी लेवल पे जहां पर भी स्टडीज हैं, हम अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं, भेद भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हाथ डालने से डरते हैं सर, कि अभ्रक क्यों का हाँ शुद्ध है या अभ्रक का मारण करना है, क्योंकि 100 फुट देने पड़ेंगे, नहीं, लोग ऐसा उससे है। डरते हैं। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा। मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अभ्रक का उपयोग कहाँ से शुरू हुआ ये भी थोड़ा सा सुन लें। वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलता है अभ्रक का। क्या संहिताओं में भी चरक उरक में अभ्रक का कहीं उपयोग अरे कहीं वर्णन नहीं मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अभ्रक का वर्णन देखने में मिलता है। वहां भी जो हुआ है वो औषधि उपयोग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तब और आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ करके रसशास्त्र के पीरियड में आ जाएं, एकदम मध्यकाल में। तो मध्यकाल में जब हम आते हैं तो रसार्णव और रस हृदय तंत्र ये सब हमारे पुराने ग्रंथ हैं, और भी जैसे रसेंद्र मंगल ये सब है। लेकिन इन सब में भी क्लियर कट कहीं इसके रसार्णव और रस हृदय तंत्र में तो मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले खास करके जैसे और जो रसेंद्र मंगल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हम मानते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी उसके विषय वस्तु हैं वो सब और जो भाषा शैली है वो सब देखने से लगता है जैसे बाद में लोगों ने उसको रसेंद्र मंगल के नाम से कर दिया है। नागार्जुन का जो लिखा हुआ रसेंद्र मंगल, तो नागार्जुन को भी अगर मानेंगे तो वो 8वीं-9वीं शताब्दी में। लेकिन स्पष्ट रूप में जब चक्रदत्त में आते हैं तो अभ्रक का इंटरनल उपयोग मिलता है। और वहां पर कैसे उपयोग किया है? तो वहां कहा कि जैसे मैंने पहले एक रखा कि निश्चंद्र होना सबसे वहां पर महत्वपूर्ण है, निश्चंद्र होना। अब सवाल है कि निश्चंद्र होने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं शोधन मारण की, तो शोधन से चलते हैं और मारण में पुटों के द्वारा जब हम पुट देते चले जाते हैं तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि 20-25 पुट देने पर वो निश्चंद्र हो जाता है। मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने भी कई बार बनाया है, कोशिश किया है, और बिना किसी क्या कहते हैं अल्ट्रेशन या मैनिपुलेशन के कोशिश किया है। तो मैंने देखा है कि इवन मैकेनिकल ट्राइचुरेशन के बावजूद वो कम से कम 40-45 फुट से कम में निश्चंद्र नहीं होता है। तब लोगों ने शॉर्टकट कुछ तरीके भी अपना रखे हैं जिससे कि कम फुट में वो निश्चंद्र हो जाए। लेकिन इसके पहले निश्चंद्र करने के लिए मैं चक्रदत्त का एक उदाहरण, उसने कहा कि पिष्ट्वा घृष्ट्वा निश्चंद्रकम, पिष्ट्वा घृष्ट्वा निश्चंद्रकम चूर्णम कुर्यात, ऐसा करके कहा। चक्रदत्त ने उपयोग किया उसका इंटरनल, और इंटरनल उपयोग करने से पहले उसको निश्चंद्र बनाया। निश्चंद्र बनाने में उसने पुटों का या अग्नि का उपयोग न करके वहां पर खाली उसको खूब फाइन ट्राइचुरेशन करके, ट्राइचुरेशन करते 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 उसको निश्चंद्र बनाया। तो वहां पे निश्चंद्र कर लिया। अब जब आप अगर प्रयास करते हैं और प्रयास करके उसको निश्चंद्र बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है प्रयोग करने में, और डरने जैसा तो कहीं कुछ है नहीं। सीधा देखें क्या फर्क पड़ता है। आज की जो पीढ़ी है, तो मैं जिस जमाने में पढ़ता था तो उस समय थोड़ा सा सिलेबस भी भिन्न था। भिन्न ये था कि फर्स्ट ईयर में तो शस्त्रवृत्त और पदार्थ विज्ञान ये सब जैसे इस समय है इसी तरह से उस समय भी हुआ करता था। सेकेंड ईयर में रसशास्त्र पढ़ाया जाता था। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये 2 वर्ष रसशास्त्र हम पढ़ते थे, और थर्ड ईयर में एक एग्जामिनेशन होता था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद जैसे होम एग्जामिनेशन हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर,
3rd ईयर में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और उसके बाद 4th ईयर में होम एग्जामिनेशन, और 5th ईयर में फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता था। तो 2nd 3rd ईयर में रसशास्त्र पढ़ाया जाता था, 4th ईयर में भेषज कल्पना पढ़ाया जाता था, 4th 5th ईयर में। तो भेषज कल्पना को मानते थे इंस्टेंट फार्मेसी, इसलिए कि जब पेशेंट के नजदीक हम जा रहे हैं तो इमीडिएट हमको स्वरस चाहिए, कल के चाहिए, क्वाथ चाहिए, हाँ, तो कैसे बनाना, ये सब उसमें। रसशास्त्र जो था वो 2nd और 3rd ईयर में पढ़ाया जाता था, और हमारे जो टीचर थे वो जिस दिन अभ्रक शुरू करते थे तो सबको उत्साहित करते थे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तुम सब अपने घर पे एक खरल खरीद के ले जाओ, बाजार से अभ्रक खरीद के ले जाओ, और जिस तरह से हम बता रहे हैं ठीक उस तरह से वहां तुम इसका प्रोसेस करो। जैसे शोधन पढ़ा रहा हूँ, हाँ, इसको प्रतप्तम सप्तवाराणी निक्षिप्तम कांजी के भ्रकम, तो कांजी बनाओ, नहीं कांजी तो त्रिफला का काढ़ा लो, नहीं त्रिफला का काढ़ा तो बदरी त्वक का साय लो, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, गोमूत्र ले लो, जो भी तुमको सुविधा हो लो, लेकिन तुम इस तरह से उसको तपा तपा करके बुझा बुझा करके शुद्ध करो। और वो सीधा सा है। देखें होता क्या था कि पहले ये जो वैद्य व्यवसाय या चिकित्सा व्यवसाय जो था वो कुछ खास खास ऐसे समाज में परिवार होते थे जिनकी एक पुश्तैनी, हाँ, मतलब ट्रेडिशनली एक परिवार की, हाँ, जैसे पुश्तैनी व्यवसाय हो, इस तरह का हुआ करता था। तो होता ये था कि पिता बनाता था और बेटा यूज करता था। क्या? अभ्रक भस्म जैसा भस्म बाप बनाता था और बेटा इस्तेमाल करता था। क्यों? इसलिए कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस से मतलब जैसे शतपुटी और सहस्त्रपुटी की जब हम बात करेंगे तो अब सीधा सा आप समझ लें कि एक पुट देने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय चाहिए। तो 100 फुट के लिए कितना चाहिए और 1000 फुट के लिए कितना चाहिए, आप कैलकुलेट कर सकती हैं। तो अब सवाल है कि जब इतना लंबा समय लगना है तो वो जो हमारे टीचर कहते थे वो कहते थे कि आज तुम इसको शुरू करोगे तो जब तुम पास होकर के निकलोगे तो उस समय शायद तुम्हारे पास उपयोग करने तक अभ्रक भस्म उपलब्ध हो जाएगा, मतलब निश्चंद्र अभ्रक भस्म तक तुम पहुंच जाओगे। अब उसको और ज्यादा गुणवान करना है तो और आगे उसकी प्रक्रिया करते जाओ, और तुम बनाते जाओगे, हो सकता है कि तुम रफा दफा हो जाओ, तुम्हारे फिर बच्चे अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ अभ्रक भस्म उनके काम आएगा। इस तरह की वो कहते थे, सुनाते थे, और वास्तव में ये बिल्कुल एकदम मतलब उनका कहना सही होता था। इसलिए कि इतना लंबा प्रोसेस, सहस्त्रपुटी की बात अभ्रक के ही साथ, कुछ लोग लोहा के लिए भी कहते हैं, लेकिन अभ्रक में देखा जाता है कि हम अगर 1000 फुट की बात सोचें तो निश्चित रूप से वो लंबा समय लेगा, और कम से कम लगातार आदमी लगा रहे तो 10 वर्ष का समय चाहिए सहस्त्रपुटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो और अदरवाइज देखें शॉर्टकट तरीका लोग अपना रखें कि अभ्रक को निश्चंद्र करना है तो निश्चंद्र कैसे करना। आप लोग ने कभी जानने की कोशिश किया और पता चला कि कैसे निश्चंद्र करते हैं? है हमारे रसरत्न समुच्चय में विधि दिया है, आपने नहीं कभी कोशिश किया होगा। हाँ, गंधर्व पत्र तो न गुड़े न सहमर्दिता, ऐसा करके है। गंधर्व पत्र, एरंड पत्र, हाँ, और गुड़ के साथ अभ्रक शुद्ध कर लें और गुड़ के साथ उसको मिलावें, और एरंड पत्र स्वरस की, हाँ, त्रिभी पुट ऐसा करके कहा, 3 फुट में भस्म हो जाता है। वास्तव में 3 फुट में होता नहीं है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट, हाँ, समय में आपका अभ्रक भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो
इस तरह की चीजें दी हैं। और भी दिया है कुछ ऐसा कि क्षारीय द्रव्य मिला दें उसमें, चाहे सोडा बाइकार्ब मिला दें या टंकन मिला दें। इसको मिला करके जब आप मारन करेंगे तो अभ्रक जल्दी से भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी। दूसरा कि खाली ध्यान रखना है कि दो चीजें हमें अचीव होना चाहिए अभ्रक के संदर्भ में। एक तो हमें कलर अचीव करना है, तो कलर बहुत आसानी से अचीव हो जाता है, कलर अचीव करने में बहुत परेशानी नहीं है। जहां रेड हॉट 5 बार 7 बार अभ्रक हुआ तो उसमें ये जो स्टिका वर्ण है, रेड कलर है, वो उसमें आना शुरू हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है। ये आप सामने वही है, गंधर्व पत्र तोयन गुड़ेन सह मर्दित भावितम, अधूर्ध बटपत्रानि निश्चंद्रम त्रिपुटै खगम। 3 ही पुट में कह रहा है कि वो तो ये तरीका, इस तरह की मतलब बहुत सारी विधियां दी हैं अभ्रक पर, बहुत सारा लोगों ने काम किया है। और उसमें विधियां खोजेंगी तो कम से कम 50 विधियां सामने आएंगी, और उनमें यह विधि सबसे कम पुट में भस्म होने वाली विधि है। तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने बताया कि 3 पुट यहाँ पे लिखा गया है, 3 पुट में हमने करके देखा है नहीं होता है। तो कैसे होगा, तो उसमें थोड़ा सा और भी, तो उसमें या तो सोडा बाइकार्ब मिला देंगे यवक्षार के नाम से जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर टंकन मिला देंगे। तो इनको मिला देने से ये मतलब इसकी चमक बिल्कुल तुरंत चली जाती है। अब चमक जब चला गया तब दूसरा बचा कि स्टिका वर्ण हमको अचीव करना है। तो स्टिका वर्ण जब ये गजपुट की अग्नि में फुकाएगा 3 बार 4 बार 5 बार, तो कलर उसमें आना शुरू हो जाता है, और मतलब समझ लें कि 6-7 फुट में वो करीब करीब स्टिका वर्ण अचीव होने लगता है। तो लेकिन वही है कि सबसे पुट का यहाँ पर पुट का महत्व इस बात से है, समझिए, तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है, भस्म हम क्यों बनाते हैं। भस्म बनाने का उद्देश्य यही है कि खनिज द्रव्यों को हम उपयोगी बना सकें, खनिज द्रव्यों को चिकित्सा के लिए या शरीर में उपयोग के लायक बना सकें, इसलिए हम भस्म बनाते हैं। लेकिन भस्म बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो है कि सुटेबल फॉर द थेरेपेटिक पर्पस। क्या, जितनी भी हम प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी द्रव्य के साथ, चाहे शोधन कर रहे हो, अभ्रक के साथ धान्याभ्रक बना रहे हो, या मारन कर रहे हो, या अमृतीकरण कर रहे हो, लोहितीकरण कर रहे हो, ये सब करने का एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि हम अपने शरीर के लिए उसको सुटेबल बना रहे हैं। तो सुटेबल फॉर थेरेपेटिक पर्पस। अब सवाल है कि सुटेबल बनाने में वो बनता क्या है। तो मैं थोड़ा सा और सीक्वेंस से चलूं तो जैसे इतिहास की बात हो गई, इसमें चक्रदत्त से इसका वर्णन मिलता है, पृष्ठवा घृष्टवा वस्त्र क्या निश्चंद्रकम वस्त्र चूर्णम चकुरियार। इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सीधा 12वीं शताब्दी में आ जाएं। तो 12वीं शताब्दी में आते हैं तो रसेंद्र चूड़ामणि, रस प्रकाश सुधाकर, ये सब ग्रंथ हैं जिन्होंने चिकित्सकीय उपयोग इन द्रव्यों का खूब बढ़िया से करना शुरू कर दिया। रसरत्न समुच्चय में आकर के आपके सामने है पुस्तक, बढ़िया व्यवस्थित वर्णन देखने में आ रहा है। अब इसमें जो थोड़ा सा इसके भेदों की बात की गई, तो भेदों के बारे में हमें कहने की बहुत आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है। पिनाक, नाग, मंडूक, वज्र, ये सब जो भी हैं, और इन सब में वज्राभ्रक को चिकित्सा के लिए उपयोगी बताया गया है। क्यों बताया गया है, इसका भी कारण कि जो अभ्रक हम उपयोग करते हैं वो कौन सा अभ्रक है, कृष्ण वज्राभ्रक है। कृष्ण वज्राभ्रक जो है वो वास्तविक रूप से क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम माइका ऐसा करके उसको बोलते हैं। बढ़िया अभ्रक
इसमें भी जो ग्राह्य अभ्रक रसरत्न समुच्चय ने कहा है वो ग्राह्य की जो ग्राह्य अभ्रक का जो स्वरूप दिया है स्निग्धम पृथुदलम स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम वाला सर। तो ये सब जो भी हैं वो सब अपनी जगह पे है। आप अभ्रक का जब सिलेक्शन करेंगे उसमें कृष्ण अभ्रक, उसका कुछ जैसे परीक्षा हम करते हैं तो परीक्षा में एक तो अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि पर जब हम उसको रखते हैं तो उसमें किसी तरह की वज्रवत तिष्ठते अग्नौ ऐसा करके भी कहा गया है। वज्रवत तिष्ठते अग्नौ, वज्र कहने से वहां पर किसी प्रकार का उसमें कोई रिएक्शन कोई एक्शन ये सब ना हो। और जब उसको हम क्या पत्र उधेरने की कोशिश करते हैं तो पत्र उसका आसानी से अलग होता है, तो ये सब भी उसमें। लेकिन अगर हम उसको केमिकली थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फेरोमैग्नीशियम माइका, और जिसको जो साइंटिफिक नाम दिया गया है वो बायोटाइट वैरायटी। तो उसमें मुख्य जो सारे कंपोनेंट्स हैं तो सबसे ज्यादा तो सिलिका होता है। अभ्रक अगर हम लेंगे तो वो सिलिका का ही मुख्य सिलिका से ही निर्मित है। लेकिन और जो दूसरे सब हैं उसमें आयरन दूसरे नंबर पर आता है। जो आयरन करीब करीब बढ़िया वैरायटी का अगर अभ्रक उपलब्ध है तो 15 से 17, 18, 19% तक अभ्रक अरे आयरन उसमें उपलब्ध होता है। और इसी तरह से फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और कैल्शियम, ये भी लेकिन ये सब जो है वो मतलब ट्रेसेस में कहें या एकदम जैसे माइक्रो एलिमेंट के रूप में इसमें पड़ा हुआ रहता है। तो जब भी हम तय करेंगे तो एक पैरामीटर आयरन का होता है कि जिसमें सबसे रिच आयरन हो उसको हम ग्रहण करें लें। तो सबसे रिच आयरन वही है, मतलब जो अभी जैसे मेरा अगर मैं फिर से उसको कैसे ले सकता हूँ, अरे हमारा जो शेयर कहाँ चला गया वो सर बिल्कुल बीच में होगा सर आपकी स्क्रीन में, हाँ शेयर स्क्रीन ग्रीन कलर का। हाँ हाँ देख रहा हूँ, ये बड़ा नहीं हो पा रहा है। सर इस पे क्लिक करिए सर। हाँ तो मैं सीधा चलता हूँ, ये देखें अभ्रक, अभ्रक के यहाँ पर पत्र जो 1 नंबर से अंकित है वो हाँ ये पत्राभ्रक है, पत्र। हाँ जी सर। और जिसको हम बढ़िया कहेंगे, बेस्ट क्वालिटी कहें। एक दूसरा भी अभ्रक इसके पहले आप देखेंगे, ये अभ्रक है। इस अभ्रक में भी आयरन कंटेंट तो बढ़िया करता है, हाँ, लेकिन जो ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ ये उससे भी बढ़िया, इसमें करीब करीब 18% तक आयरन पाया जाता है। तो इस तरह का अगर हम अभ्रक लेते हैं तो दिस विल बी जो पृथुदलम और क्या सुख निर्मोच्य पत्रम, स्निग्धम, ये सब जो क्वालिटी कहा गया है वो सब की सब क्वालिटी इसमें मिल जाएगा। तो और ये जो क्या कहते हैं आपके सामने है, ये शोधन के बाद का अभ्रक है जिसको हम अब शोधन में देख लें कि 2 स्टेप में अभ्रक का शोधन
हमारे रसरत्न समुच्चय में भी कहा गया है। वो पहला है कि जैसे निर्वाप की विधि है, प्रतप्तम सप्तवारानी निक्षिप्तम कांजी के भ्रकम, हाँ, तो तपा तपा करके उसको कांजी में या और दूसरे द्रव्यों में, द्रव पदार्थों में उसको बुझाना। और इस प्रक्रिया को करने के बाद ये अगर यही हम इतना ही करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो धान्याभ्रक का है। तो धान्याभ्रक अगर हम बनाते हैं तो शोधन एक तरह से पूर्ण होता है। शोधन की प्रक्रिया पूरी तभी होती है जब हम धान्याभ्रक का निर्माण कर लेते हैं। कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है? तो वास्तव में ये जो अभ्रक के चाहे अच्छे सीट हैं तो उसमें कम कंकड़ पत्थर की संभावना होती है, लेकिन दूसरा जो पिंड अभ्रक सामने है इसमें कंकड़ पत्थर की अधिक गुंजाइश होती है। तो वो सारे के सारे कंकड़ पत्थर जो हैं वो आपके तपाने बुझाने के उसी में पड़ा हुआ रहेगा, वो अलग नहीं हो पाता है। लेकिन जब उसको धान्याभ्रक करते हैं तो धान्याभ्रक में क्या करते हैं कि चूर्णाभ्रम साली संयुक्तम ऐसा करके कहा कि धान पैडी के साथ क्या करते हैं, अभ्रक को मिला करके और एक मोटे वस्त्र या कंबल उसमें पोटली बांधते हैं। पोटली बांध करके उसको कांजी में, नहीं कांजी तो पानी में उसको डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। रात भर छोड़ दें या 1-2 दिन छोड़ दें उसको। उसके बाद खूब उसको मसलते हैं। तो मसलते मसलते धीरे 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 जो उसके छिद्र हैं उन छिद्रों से सारे के सारे जो छोटे छोटे उसके टुकड़े अलग हुए हैं, पार्टिकल, वो सब कंबल के छेद से बाहर निकलने लायक जब साइज होगा तभी उसमें से वो बाहर निकलेगा और वो सब बाहर निकल करके उस द्रव पदार्थ में नीचे सेटल होगा। तो उसको पहले हम करते हैं, करते 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 पता चलेगा कि धीरे 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 मैक्सिमम पार्ट जो है वो बाहर चला आया है। और धान उसमें रोल प्ले करता है कि धान के दोनों जो किनारे हैं वो काफी नुकीले होते और वो इस अभ्रक के पत्र को और भी वो अपने जो नुकीले भाग हैं उनसे उसको क्षति पहुंचाता है, तोड़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करता है। तो ये छोटा छोटा टुकड़ा हो करके वो सारे उस छिद्र से बाहर निकल आते हैं। तपाने बुझाने के क्रम में उसमें धीरे धीरे क्या होता है, माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं। माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो करके कई बार वो आपस में कंपैक्ट रहेगा, लेकिन जब धान के साथ रगड़ में आएगा तो वो सब जो क्रैक्स हैं पहले से वो उसको बिल्कुल सब अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट हो करके और कंबल के छिद्रों से बाहर आ जाएगा। कंबल में रहेगा क्या, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर इसमें पड़े हुए थे वो सब के सब उस पोटली के अंदर रह जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, धान्याभ्रक कर लेते हैं। तो धान्याभ्रक कर लेने पर हमारे शोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब सवाल है कि हम कहेंगे कि धान्याभ्रक का एडवांटेज क्या क्या? तो 2 एडवांटेज, एक जैसा चूर्ण हमको मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस पाउडर, और दूसरा कि कंकड़ पत्थर से बिल्कुल फ्री जो भी चूर्ण मिलेगा वो होगा। तो इसलिए धान्याभ्रक का इम्पोर्टेंस है। अगर धान्याभ्रक को हम ओवरलुक कर गए, नहीं किए, तो पता चला कि हमारा भस्म जो है जहाँ पर 25, 30, 40 फुट में हम उपयोग करने लायक बना सकते हैं, पता चलेगा कि और लंबा हम उसमें फुट देते चले जाएंगे और बहुत फुट देने के बाद जाकर के वो बिल्कुल भस्म रूप में परिवर्तित हो पाएगा। इसलिए धान्याभ्रक का बहुत बड़ा रोल है। और शोधन के लेवल पर ये मतलब अभ्रक ही ऐसा एक द्रव्य है जिसमें ये 2 स्टेप में, मतलब तपाने बुझाने का एक स्टेप
नेक्स्ट स्टेप जो है वो धान्य अभ्रक का इसके साथ हम करते हैं। और ये सब कर लेने के बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो भावना देते हैं। अब भावना देने में जितना बढ़िया पाउडर होगा उतना बढ़िया भावना उसमें लग पाएगी, उतना बढ़िया उसकी चक्रिका बन पाएगी, और फिर आगे हम वहां से जब प्रोसीड करेंगे तो वो क्रमशः और भी हर पुट में फाइन होता चला जाएगा। तो भस्म बनाने का एक तो मैंने जैसे बताया कि सुटेबल कंपाउंड बनाना, क्या बनाना, सुटेबल कंपाउंड। ये जो भी आप कर रहे हैं शोधन मारन, वो कंपाउंडिंग प्रोसेस दोनों। बल्कि शोधन में एक तो ये हम कहते ही हैं कि भाई जो कुछ भी उसमें इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी कुछ एडवर्स इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, उन सब को हम शोधन के क्रम में नष्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं। और दूसरा क्या कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है, शोधन से। और वो कंपाउंडिंग जिस तरह का द्रव्य होगा, कंपाउंड बनने का अपना एक नियम है केमिस्ट्री का कि ओपन एटमॉस्फेयर है, उसमें हम एक निश्चित तापमान देते हैं और तापमान दे करके एक निश्चित समय तक उसको एक्सपोज करते हैं हीट का, तो उतने समय में जो कुछ भी उसमें परिवर्तन होगा वो होगा। तो मोस्टली भाई जो बनता है वो सब क्या बनता है, या तो ऑक्साइड बनेगा, गंधक डालेंगे तो सल्फाइड बनेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड सब बनेगा, लेकिन होता कंपाउंडिंग है। और भस्म जब पूरी तरह से बनता है तो ये मान लिया जाता है कि वो कंप्लीट कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अभ्रक सर और अभ्रक, सॉरी, वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, बट सर अभ्रक एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हमें लग रहा है कि जिस तरह से आप इतने अच्छे से हमें बता रहे हैं तो मतलब हमें तो एक लेक्चर और चाहिए कि हम अच्छे से इसको ग्रैस्प कर सकें। आप कई लेक्चर में सुने इसको। जी सर, तो सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास कोई सूटेबल टाइम हो तो हम एक लेक्चर और ले लें ताकि हम इसको कंटिन्यू आप तय कर लेंगे बाद में इसको तय कर लें। आपसे थोड़ा सा टाई अप करके कोई मॉर्निंग टाइम में जब भी आपको सूट करता हाँ, है जब भी हम इस सीरीज को सर के साथ कंटिन्यू करेंगे ताकि हम ठीक है, शॉर्ट में ना ले, बिल्कुल इलेबोरेटिव वे में जैसे सर समझा रहे हैं हम उसी तरह से कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो सर हमें बहुत ही बिल्कुल लग रहा है लाइव हम देख रहे हैं इसको सब कुछ आंखों के सामने। तो सर मैं यही चाहूंगी, ऐसा लग रहा है सर बीएचयू में बैठकर ही हम अभ्रक की क्लास कर रहे हैं। सीरियसली। नहीं तो हमारे पढ़ाने का ढंग भी, परीक्षा भी मैं लेता हूँ तो परीक्षा कम होता है, पढ़ाना ज्यादा होता है सर तो लग रहा है ये रुके ना कहीं भी। हाँ जी सर। नहीं तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी दोबारा और भाई कहीं भी, चाहे हम बनारस रहेंगे या और कहीं भी रहेंगे, तो अब इस समय लैपटॉप साथ में रहता है, कहीं भी बैठ करके शुरू हो जाएंगे, क्या करना है। बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही कोशिश करेंगे कि हम इससे कंटिन्यू कर लें आपसे एक बार बात करके, जैसे भी आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब समय मिले आप तय कर लें। तो अभी मैं आगे चलूं या यही रह? सर अभी 1 मिनट से कम समय रह गया है सर, मीटिंग खत्म हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं सर कि गूगल मीट पे हम थोड़ा एक्सटेंसिव टाइम हमको मिले, तो हम कोशिश करते हैं सर, उसके लिए प्रयास करेंगे कि लंबा लेक्चर हमको मिले। दूसरे दिन रख लें, दूसरे दिन। अभी हम हाँ जी सर, हाँ जी, शोधन मारन की चर्चा कर रहे हैं, तो शोधन मारन पर ही रहने देते हैं। जी सर, इसके आगे और बाकी ठीक है सर, हाँ चर्चा करेंगे, ठीक है जी सर, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर। अभ्रक पर कम से कम मैंने 4-5 तो थीसिस लिखवा दिए एमडी पीएचडी लेवल के। हमारे स्वयं का भी जो पीएचडी था वो अभ्रक से ही रिलेटेड था, तो इसलिए जो वह पार्ट है उस पार्ट को भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो जब भी आप फोन से हाँ हमको जी सर।